हाय गाइस, तो कैसे हैं आप सब। सो गाइस, जैसे कि हम अपनी एनसीईआरटी कवर कर रहे थे, हमने अपने 8 चैप्टर कवर कर लिए हैं, 1 चैप्टर पढ़ लिए हैं। तो ये जो हमारी एनसीईआरटी होती है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होती है। तो इसलिए हम अपने एनसीईआरटी का बेसिक जो है पढ़ रहे हैं। किसी कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो उसके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हमारी कौन होती है, एनसीईआरटी। तो जैसे कि हम उसमें चैप्टर 8 तक पढ़ चुके हैं, तो आज हम अध्याय 9 पढ़ेंगे, जिसका नाम है खुशहाल गांव और समृद्ध शहर। तो आइए पढ़ते हैं अपने चैप्टर को। इसका जो पहला टॉपिक है वो है लोहार की दुकान पर प्रभाकर। जो एक लड़का है प्रभाकर, वो लोहार को काम करते देख रहा था, लोहार की दुकान पर लोहार को काम करते देख रहा था। एक छोटी सी बेंच पर कुल्हाड़ी और हंसिया जैसे कुछ औजार बेचने के लिए रखे थे। कुल्हाड़ी और हंसिया जैसे कुछ जो औजार थे वो बेचने के लिए रखे हुए थे, और दूसरी ओर भट्टी जल रही थी। औजार बनाने के लिए दो लोग लोहे की एक छड़ को गर्म कर उसे पीट रहे थे। फिर भागकर को ये सब बड़ा मजेदार लग रहा था। तो ये अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, लोहे के औजार और खेती। देखिए, जैसे कि आज मॉडर्न पीरियड चल रहा है, इसमें जो है लोहे के जो औजार हैं वो एक आम बात है। जो लोहे के जो औजार हैं आम बात है, और लोहे की जो चीजें हैं वो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन गई हैं। इस जो हमारा उपमहाद्वीप है दक्षिण एशिया, इसमें जो लोहे का प्रयोग हुआ, जो लोहा जो हमारे आरंभिक मानव ने लोहे को प्रयोग में लाना लगभग 3000 साल पहले शुरू किया था। और महापाषाण में कब्रों में लोहे के औजार और हथियार बड़ी संख्या में मिले हैं, जिसके बारे में हम 5 चैप्टर 5 में भी पढ़ चुके हैं। और करीब 2500 वर्ष पहले लोहे के औजारों के बढ़ते उपयोग का प्रमाण मिलता है कि लोहे का जो औजार थे उनका जो उपयोग था वो बढ़ता जा रहा था। और इनमें जंगलों को साफ करने के लिए कुल्हाड़ियाँ और जुताई करने के लिए हल की फाल भी शामिल थी। जैसे कि लकड़ी की फाल हुआ करती थी, और उसमें लोहे की फाल यूज होने लगी थी, जो हमने चैप्टर 3 में भी पढ़ा है कि कैसे लोहे की फाल के इस्तेमाल से कृषि में उत्पादन बढ़ गया था। तो आइए अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, कृषि के उत्पादन बढ़ाने के लिए उठाए गए अन्य कदम। पहला जो है वो है सिंचाई। समृद्ध गांवों के बिना राजाओं तथा उनके राज्य में बने रहना मुश्किल था। जो राजा हुआ करते थे उन्हें समृद्ध गांव होने होने पड़ते थे, उनके राज्य में उन्हें बनाने पड़ते थे। और अगर उनके राज्य में समृद्ध गांव नहीं है तो उनका राज्य में शासन करते रहना मुश्किल होता था। जिस तरह कृषि के विकास में नए औजार तथा रोपाई में महत्वपूर्ण कदम थे, और उसी तरह सिंचाई, जैसे कि हम पिछले चैप्टर में पढ़ कर आए हैं कि वो जो हल था उसकी फल पर लोहे का जो उपकरण लगाते हुए, जिससे खेती में उत्पादन बढ़ गया, और जो बीज आदि थे उन्हें भी रोप एक जगह रोप कर बीजों को बनाने लग गए थे। और इसी तरह सिंचाई भी काफी उपयोगी साबित हुई कि जो मानव था उसने इसी समय सिंचाई के लिए नहरें, कुएं और कृत्रिम जलाशय बनाए गए थे। जो सिंचाई को आसान करने के लिए उन्होंने नहरें, कुएं, तालाब आदि कृत्रिम जलाशय आदि बनाए हुए थे। ये जो आप देख रहे हैं ये औजारों की सूची है, मतलब ये औजार हैं। इसमें हंसिया है, और हमारी कुल्हाड़ी है, और हमारे संडासी भी है, और लोहे की ऐसी बहुत सारी चीजें जो उस काल में बनाई जाने लगी थी। तो आइए अपने नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। तो ये जो कि हम पीछे पढ़कर आए हैं उसे एक चार्ट में फिल करना है। ये यहाँ पर हमारा इस बुक का वर्क दे रखा है, थोड़ा सा कर लेते हैं। लोगों द्वारा परिश्रम किया गया और किसानों को लाभ मिला, क्योंकि अब उत्पादन की अनिश्चितता घटी। कर अदा करने की किसानों को उत्पादन बढ़ाना था, और राजाओं ने सिंचाई की योजना बनाई। ये जो अधूरे चार्ट है इसमें हमें लिखना है। तो हमारा जो पहला वाक्य इसमें दे रखा है, राजा को सैन्य महल और किले बनवाने के लिए धन चाहिए होता था। जो राजा था उसे अपने किले आदि और अपने राज्य की दीवार बनवाने के लिए सुरक्षा बुर्ज और आदि चीज जो दूसरे राजा के आक्रमण से उन्हें बचा सके विदेशी शासकों पे, तो वो किसानों से कर लेते थे। अब किसान कहाँ से देंगे, किसान कर अदा कैसे करे, क्योंकि किसान गरीब हुआ करते थे। तो किसानों को कर कर अदा करने के
किसानों को कर अदा करने के लिए किसानों का उत्पादन बढ़ाना पड़ता था। तो ये वाला पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा। और यह सिंचाई से ही संभव था, जो कि सिंचाई से संभव था कि जो किसानों का जो उत्पादन था उसे बढ़ाया जाए। तो आगे देखते हैं। तो इसके बाद जो राजा थे उन्होंने सिंचाई की योजना बनाई और सिंचाई की योजनाओं पर धन खर्च किया, और धन जो खर्च किया गया जो कि सिंचाई की योजना बनाई गई थी। और लोगों द्वारा परिश्रम किया गया, जो कि जलाशय, कुआं, नहर आदि ये जो बनाए गए थे उनके द्वारा लोगों द्वारा परिश्रम किया गया। अब कृषि का उत्पादन बढ़ा, राजस्व भी बढ़ा। तो किसानों को लाभ मिला क्योंकि अब उत्पादन की अनिश्चितताएं घट गई थी, क्योंकि अब उत्पादन होगा या नहीं होगा, बारिश होगी नहीं होगी, इस पर किसान निर्भर नहीं रह रहे थे। इसकी उत्पादन की जो अनिश्चितताएं हैं किसानों की वो घट गई थी। अब ऐसे नहीं था कि उत्पादन नहीं होगा या बीज नहीं मिलेगा। अब जो किसानों की जो उत्पादन था वो सही नियमित रूप से होने लगा। तो ये नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। गाँवों में कौन रहते थे? तो आइए पढ़ते हैं अपने इस टॉपिक को। और ये गाँवों में कौन रहता था, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। जो ये उपमहाद्वीप का जो हमारा दक्षिण एशिया था, दक्षिण जो उपमहाद्वीप जो था हमारा दक्षिण एशिया, इसके दक्षिण तथा उत्तरी हिस्से के अधिकांश गांव में से कम तीन तरह के लोग रहते थे। जो गांव थे उनमें कौन लोग रहा करते थे? जो टॉपिक है इसमें, जो ये हमारा जो महाद्वीप था दक्षिण एशिया, इसके दक्षिणी और उत्तरी हिस्से में अधिकांश गांवों में कम से कम तीन तरह के लोग रहा करते थे। उसकी तमिल तमिल जो क्षेत्र में बड़े भूस्वामी और वेलाल साधारण हलवालों को उड़ा और भूमिहीन मजदूरों को दास केशियार और अदमाई कहते थे। ठीक है, जो ये रहा करते थे, जो कि दक्षिण दक्षिण तमिल क्षेत्र में जो बड़े हिस्से में जो तमिल क्षेत्र हुआ करता था उसमें जो बड़े हिस्से में जो लोग रहा करते थे, जो बड़े हिस्से का जो भूस्वामी हुआ करता था, मतलब बड़ा जो हिस्सा है, जैसे कि बहुत बड़ी जमीन का हिस्सा हो गया, इसका जो मालिक रहा करता था, भूस्वामी होता था, वो उसे वेलाल कहते थे। और जो साधारण हल वाले होते थे, जिनपे साधारण करते थे, उन्हें उड़वान और मजदूरहीन जो जो भूमिहीन जो मजदूर था उसे दास केशियार और अदमाई कहते थे। देखिए, जो देश के उत्तरी हिस्से में गांव का प्रधान और व्यक्ति जो था वो ग्राम भोजक कहलाता था। अक्सर एक ही परिवार के कई लोग पीढ़ियों तक इसी पद पर बने रहते थे कि वे पुत्र का जो पिता का पुत्र और पुत्र का जो पुत्र होगा, इसी तरह जो पीढ़ियों तक एक ही परिवार के कई लोग इस उपाधि कह लीजिए या पद कह लीजिए इस पर रहते थे, जो प्रधान व्यक्ति या ग्राम भोजक कहलाता था। तो यह नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। देखिए, जो हमारा ग्राम भोजक या प्रधान व्यक्ति का जो काम हुआ करता था, पद जो हुआ करता था, ये अनुवंशिकी था। और जो ग्राम भोजन के जो पद पर आमतौर पर जो गांव का सबसे बड़ा भूस्वामी, मतलब जो पर बहुत ज्यादा जमीन होती थी, वही होता था। और इस साधारण से इनकी जो जमीन हुआ करती थी, इन पर दास मजदूर आदि काम किया करते थे। और इनके जो इनका प्रभाव होता था कि इनके प्रभावशाली होने के कारण इस क्षेत्र पर जो राजा थे वो कर का जो काम था इन्हें सौंप देते थे। इनका इतना प्रभाव रहता था इन क्षेत्र पर, क्योंकि इनके पास बहुत ज्यादा जमीन हुआ करती थी और छोटे मोटे जो नौकर हुआ करते थे इनके घर काम किया करते थे। और ये जो भूस्वामी हुआ करते थे, कभी कभी अपने आसपास के वादों को निपटा दिया करते थे और दंड आदि देने की पुलिस का भी काम किया करते थे। ये जो भूस्वामी हुआ करते थे, तो ये ग्राम भोजक के अलावा अन्य स्वतंत्र कृषक भी होते थे। जो ग्राम भोजक होते थे वो स्वतंत्र होते थे एक तरीके से। तो इनके अलावा अन्य जो स्वतंत्र होते थे वो कृषक भी होते थे, जिन्हें गृहपति कहते थे। और इनमें ज्यादातर छोटे किसान ही होते थे। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे स्त्री पुरुष थे जिनके पास अपनी जमीन नहीं होती, जिन्हें अधनाई कहते थे। इनमें दास कर्मचारी आते थे, जिन्हें दूसरों की जमीन पर काम करके अपनी आजीविका चलानी पड़ती थी, अपना जीवन ये चलाते थे। जैसे कि कोई बहुत बड़ा भूस्वामी हो गया, उसके यहाँ काम किया करते थे। और इसके अलावा अधिकांश गाँवों में त्योहार, कुम्हार, बढ़ई तथा बुनकर जैसे शिल्पकार भी रहते थे, जो कि लोहार औजार आदि बनाया करते थे। ये सभी आदि जो स्किल वर्कर होते हैं, लोहार, कुम्हार, बढ़ई, बुनकर ऐसे और शिल्पकार आदि रहा करते थे। तो ये अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं।
प्राचीनतम तमिल रचनाएं। ये बॉक्स में टॉपिक दे रखा है, इसे पढ़ लेते हैं। देखिए, जो तमिल रचनाएं होती हैं इन्हें संगम साहित्य कहते हैं। और जो इनकी जो ये जो रचनाएं हैं, ये जो रची गई थी, ये 2300 वर्ष पहले की है। ये 2300 वर्ष पहले रची गई थी। और इन्हें संगम इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये मुदेरों के कवियों के सम्मेलन में इनका संकलन किया जाता था। जो मुदेरों के जो कवि हुआ करते थे, उनके जो सम्मेलन सम्मेलन होता था, इसमें ही इन्हें लिखा जाता था। और गांव में रहने वाले जिन तमिल नामों का उल्लेख इनमें किया गया है, वे संगम साहित्य में पाए जाते हैं। जो गांव में रहने वाले तमिल नामों का उल्लेख किया गया है, वो इसी संगम साहित्य में मिलते हैं। तो आइए अपनी नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, जो कि है नगर कहती है। नगर क्या कहती है, कहानियाँ, यात्रा विवरण और मूर्ति कलाएं और पुरातत्व। आइए पढ़ते हैं इस टॉपिक। जो इसके शुरू में दे रखा है, ये दे रखा है कि जातक के बारे में आपने सुना होगा। ये जातक क्या होती है? जातक वो कहानियां होती हैं जो आम लोगों में प्रचलित होती थी। जो ये जातक कहानी थी, ये अक्सर इनका जो संकलन था वो बहुत बेवकूफ थी, इनका संकलन क्या करते थे। और यहाँ पर एक नेक्स्ट पेज पर जातक कथाएं दी गई हैं कि एक निर्धन किसान कैसे धीरे धीरे धनी बन जाता है। तो आइए उस कहानी को पढ़ते हैं। तो कहानी का टाइटल है एक निर्धन की चतुराई। तो आइए पढ़ते हैं। एक शहर में एक गरीब युवक रहता था। उसके पास एक मरा हुआ चूहे के अलावा कुछ नहीं था। उसने चूहे को एक सिक्के एक सिक्के में एक भोजन आने वाली बिल्ली को के लिए बेच दिया। फिर एक दिन बड़ी जोर की आंधी आई। राजा का बगीचा में टूटी टहनी और पत्तों से भर गया। उनका माली से साफ करने के वास्ते परेशान होता। युवक ने माली से कहा कि अगर लकड़ी और पत्ते उसे मिल जाएं तो वह बगीचे की सफाई कर सकता है। माली तुरंत मान गया कि माली के जो बगीचे पत्ते आए हुए थे उसे काम के नहीं थे, तो इसलिए माली मान जाता है। युवक ने पास खेल रहे बच्चों को यह कहकर इकट्ठा कर लिया क्योंकि प्रत्येक टहनी और पत्ते के बदले में उन्हें एक एक मिठाई मिलेगी। देखते ही देखते उन्होंने बगीचे में एक एक तिनका चुनकर गेट के पास इकट्ठा कर दिया। तभी उधर से राजा का कुमार बर्तन को पकाने के लिए ईंधन की तलाश में गया। उसने पूरे ढेर को खरीद लिया। इस तरह युवक के पास कुछ पैसे आ गए। अब उसने एक और योजना बनाई। एक बड़े बर्तन में पानी भरकर वह नगर के द्वार पर ले गया और वहां पर उसने घास काटने वाले 500 लोगों को पानी पिलाया। खुश होकर लोगों ने कहा, तुमने हमारे लिए इतना अच्छा काम किया है, बताओ अब तुम्हारे लिए क्या कर सकते हो। उसने कहा, मैं आपको यह तब बताऊंगा जब मुझे आपकी सहायता की जरूरत होगी। उसके बाद उसने एक व्यापारी से दोस्ती की। एक दिन व्यापारी से बताया कि कल एक घोड़े का व्यापारी 500 घोड़े के साथ शहर में आ रहा है। सुनकर युवक ने उन घास काटने वालों के पास जाकर, "कृपया रुपया तुम सब एक घास का गट्ठर मुझे दे दो। अपनी घास तब तक मत बेचना जब तक मेरी न बिक जाए।" उन्होंने उसे घास के 500 गट्ठर दे दिए। जब घोड़े के व्यापारी को कहीं घास नहीं मिली तो उसने इस युवक से 1000 सिक्के में खरीद ली। देखिए, ये जो जिससे ये जो युवक था, ये निर्धन से अमीर बन गया। ये कहानी दे रखी है कि कैसे कैसे युवक, ये जातक कथा है कि एक युवक जो गरीब था, वो कैसे कैसे धनी बन गया अपनी चतुराई, अपने दिमाग का इस्तेमाल करके, जो कि हमारे इस कहानी के बारे में दे रखा है। तो आइए आगे चलते हैं। देखिए, जो प्राचीन नगर होते हैं उनके जीवन के बारे में हमें कुछ अन्य स्रोतों से भी पता चलता है, जैसे कि शहरों या गांवों में या फिर जंगलों के जीवन से जुड़ी घटना आदि के बारे में। जो मूर्तिकार हुआ करते थे, वो इस तरह कलात्मक ढंग से मूर्ति को उरेगा करते थे कि इन मूर्तियों को ऐसी इमारतों की रेलिंग, खंभे या प्रवेश पर सजाया जाता था जहाँ लोग आते थे। तो इनसे यहाँ की शहरों और गाँवों की आदि जो जंगल आदि की जुड़ी घटनाओं के बारे में पता चल जाता था। तो यह नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। तो पढ़ते हैं, जैसे कि हम पहले पढ़कर आ चुके हैं कि अनेक शहर जो थे वो महाजनपद की राजधानी थे। और इनमें से कुछ कैच परकटों से भी घिरे होते थे। जैसे कि इस चित्र में दिखाई दे रहा है, ये दिल्ली में वन्य कूप है, जो कि गुसलखाने आदि के पानी और कूड़ेदान के लिए प्रयुक्त होते थे। और ये जो वल्ली कूप हुआ करते थे, ये किसी सड़क आदि में नहीं हुआ करते, वल्ली कूप घरों में ही हुआ करते थे। यहाँ महल बाजार या आम घरों के अवशेष भी बहुत कम मिले हैं।
ये दिल्ली में जो मिला है वह देखो यहाँ पर भैंस बाजार यहाँ घरों के अवशेष बहुत कम मिले हैं। और यहाँ पर लकड़ी मिट्टी व कच्ची ईंटों या छप्परों से बने होने के कारण ये ज़्यादा समय तक ना टिके हों, भविष्य में इन्हें पृथ्वी की खोज कर सकते हो। ये जो यहाँ के जो शहर आदि थे ये ज़्यादा समय तक ना टिके हों, छप्पर या मिट्टी कच्ची ईंटों से जो कि पकी हुई ईंट आदि यहाँ पर व्यवस्था ना हो, इसके लिए या पृथ्वी आगे भविष्य में इसकी खोज कर सकें। तो प्राचीन शहर के बारे में वहाँ गए नाविकों तथा यात्रियों के विवरण यह द्वारा भी पता चलता है कि ऐसा ही एक विस्तृत विवरण है जिसकी अज्ञात यूनानी यूनानी नाविक का है। देखिए जो कि एक अज्ञात यूनानी नाविक था जो कि उन शहरों में गया होगा, प्राचीन शहरों में, और वहाँ उनके यात्रा के विवरण आदि से ही पता चलता है। जैसे कि आप ये एक मूर्ति देख रहे हैं, ये मूर्ति कला सांची की है। ये सांची जो है मध्य प्रदेश में स्थित है, और स्थित है सांची। यहाँ पर एक स्तूप पर मूर्ति कला की गई है। इसमें शहर और सॉरी शहर शहर के जीवन का दृश्य दिखाया गया है। ये है ये जो स्तूप मिला है, मूर्ति कला मिली है। और सांची के बारे में हम चैप्टर 12 में आगे भी पढ़ेंगे। तो ये जो शहर में जो घर बने हुए हैं, इसकी जो रेलिंग है ये लकड़ियों से बनी हुई है या पत्थरों से है। ये मतलब ये लकड़ी या पत्थरों से बने हुए हैं, और इनकी जो रेलिंग है ये लकड़ियों से बनी हुई है, और इनकी छत आदि भी घास फूस या किसी मजबूत चीज से बनाई गई है। तो आइए आगे चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, ये बॉक्स वाला जो हमें टॉपिक दे रखा है इसके बारे में पढ़ लेते हैं। बेरी गाजा मतलब भरूचा का यूनानी नाम। जो बेरी गाजा है ये भरूचा का यूनानी नाम है। बेरी गाजा की कहानी आइए पढ़ते हैं। बे, बेरी गाजा की संकरी खाड़ी से समुद्र में आने वालों के लिए नाव चल पाना बहुत मुश्किल होता है। जो बेरी गाजा से संकरी खाड़ी में समुद्र में आने वाले के लिए नाव चल पाना बहुत मुश्किल होता है। राजा के द्वारा नियुक्त कुशल और अनुभवी स्थानीय मछुआरे ही यहाँ जहाज ला सकते थे। जो राजा नियुक्त करता था एक कुशल मछुआरे आदि, जो यहाँ से जो बेरी गाजा थी संकरी खाड़ियाँ समुद्र में आने वाले जहाज नाव को लाना बहुत मुश्किल होता था। तो राजा एक अनुभवी स्थानीय मछुआरों को नियुक्त करता था कि वो जहाज को ले जा सकें या ला सकें। देखो बेरी गाजा में अब आयात काय का होता था। बेरी गाजा में शराब, टीन और हमारा शीशा, मोम, खुरराज, कपड़े, सोने और चांदी के सिक्कों का आयात होता था। और यहाँ पर हिमालय की जड़ी बूटियां, हाथी के दांत और गोंद और हमारे सूती कपड़े, रेशम तथा इत्र यहाँ से निर्यात होता था, यहाँ से जाया करता था। और राजा के लिए जो व्यापारी होते थे वो बाहर लाते थे। इनमें चांदी के बर्तन, गायक, किशोर या सुंदर औरतें, अच्छी शराब तथा उत्कृष्ट महीन और अच्छे कपड़े लाया करते थे। जो कि व्यापारी हो गए, जो कर आदि के उसमें लाया करते होंगे, जो नजराना बोला जाता है, जैसे कि हम पिछले चैप्टर में पढ़कर आए हैं। तो आइए आगे चलते हैं। तो जो भरूचा था एक स्थान है जो हमारे गुजरात के पास जो कोस्ट पड़ता है, मतलब समुद्री तटीय सीमा पर है। और वहाँ पर जो जहाज आदि आया करते होंगे उनसे आयात और निर्यात यहाँ पर दे रखा है। तो आइए अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं जिसका नाम है सिक्के। तो ये जानते हैं ये जो सिक्के जो हैं इसके बारे में हम अभी पिछले पेज पर भी हम पढ़कर आ चुके हैं इसकी कहानी के बारे में। इस कहानी में दिया गया है कि जैसे कि कितने सिक्के जो हुआ करते थे वो संपत्ति का प्रतिनिधित्व करते थे, मतलब संपत्ति का मूल्यांकन करते थे कि इतने सिक्के कितना अमीर होता है आदमी जिसके पास जितने सिक्के होंगे। तो जो ये युग था इसमें युग में पृथ्वी को हजारों सिक्के मिले थे। और सबसे पुराने जो आज सिक्के थे जो कि अब तक मिले सबसे पुराने आहत सिक्के थे। देखिए आहत के बारे में आपको ऐसे लग रहा होगा कि जैसे ये टूटे फूटे होंगे, नहीं ये आहत सिक्के ऐसे नहीं थे। आहत सिक्के जो करीब 500 साल पहले चले, जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा है ये सिक्के हैं। ये जो सिक्के थे ये सोने या चांदी के हुआ करते थे।
और इन्हें विभिन्न आकृति द्वारा आहत किया जाता, मतलब पीटा जाता थे। टूटे वूटे नहीं होते थे, आपको हाथ से ऐसे लग रहा हो जैसे ये टूटे या बेकार हुआ करते थे, नहीं, इन्हें विभिन्न आकृति की का आकृति से इन्हें इन पर रखकर, जैसे कि आकृति बनानी है, इसे रख दिया जा इसके ऊपर इसी तरह से रख दी जाती थी आकृति, और ऊपर से इस पर चोट की जाती थी, जिससे ये विभिन्न आकृति के बन जाते थे। ये सोने और चांदी के ही हुआ करते थे, जो आहत सिक्के होते थे। और इन सिक्कों को आज सिक्का कहा जाता था, जो सोने चांदी आदि को जो पर कलाकृति रख दी कि जिस कलाकृति में हमें इसे डालना है, जिस आकृति में, और उसे पंच मतलब पीटा जाता था या चोट मार दी जाती थी। तो एक बार अच्छी तरीके से जान लेते हैं कि आज सिक्के होते क्या थे। जो आज सिक्के होते थे, ये आयतकार या कभी कभी ये गोलाकार या वर्गाकार भी होते थे। ये या तो किसी धातु के चपटे गोल धातु की चादर को काटकर या धातु के चपटे को गोलिकाओं या गोल बनाकर बनाए जाते थे। और इन सिक्कों पर कुछ भी लिखा नहीं जाता था, बल्कि इन सिक्कों पर कुछ चिन्ह जो आकृति आदि हो गई इन्हें ठप्पे से बना दिया जाता था, और इसलिए आहत सिक्के कहलाते थे। और ये सिक्के जो थे, ये जो हमारा उपमहाद्वीप है, इसके लगभग अधिकांश हिस्सों में पाए जाते हैं जो आज सिक्के हैं। और ईसा की आरंभिक सदियों तक ये प्रचलन में रहे, मतलब ये चलते रहे जो आज सिक्के थे। तो आइए अपने नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है विनिमय विनिमय के अन्य साधन। तो आइए पढ़ते हैं इसे। तो यहाँ पर एक संगम साहित्य से एक छोटी सी कविता दे रखी है। आइए तो पढ़ते हैं इस कविता को। तो ये जो कविता है, खेतों के सफेद धान गाड़ियों पर लदे लादे जा रहे हैं। नमक के लिए लंबे लंबे रास्ते, चांदनी सी सफेद रात पर परिवार को समेटे, कहीं पीछे छूट न जाए शहरों से नमक के सौदागरों के। यूं चले जाने से सन्नाटा रह जाता है। समुद्र के किनारे नमक का उत्पादन बहुत ज्यादा उत्पादन होता था। देखिए इसमें एक कविता दे रही है जिसमें बताया जा रहा है कि जो वो थे, समुद्र किनारे बहुत ज्यादा उत्पादन होता था नमक का। जो व्यापारी हुआ करते थे वो गाँवों में नमक देकर जाते थे, और सफेद धान आदि गाड़ियों को लाद कर ले जाया करते थे। ये इस कविता में इससे ज्ञात हो रहा है। तो आइए अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, जिसका नाम है नगर अनेक नगर अनेक गतिविधियों के केंद्र। तो आइए पढ़ते हैं अपने टॉपिक। तो आइए समझते हैं अपने टॉपिक को, अनेक गतिविधियों के केंद्र। जो नगर हुआ करते थे, वो अक्सर कई कारणों से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाया करते थे। ये महत्वपूर्ण क्यों हो जाते थे? आइए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक शहर लेते हैं जैसे कि मथुरा है। ये जो मथुरा है लगभग 2500 साल से भी ज्यादा समय से एक महत्वपूर्ण नगर रहा है, जो कि अब भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, जो हमारा मथुरा है। ये ऐसा क्यों महत्वपूर्ण रहा था? जो मथुरा था, यहाँ पर जो यातायात और व्यापार के दो मुख्य रास्ते थे। जो हमारा पहला रास्ता था वो पश्चिम की ओर उत्तर पश्चिम से पूरब की ओर जाया करता था। जैसे कि हमारा उत्तर पश्चिम है, यहाँ से सॉरी उत्तर पश्चिम से पूरब की ओर और दूसरा जो हमारा रास्ता था वो था उत्तर से दक्षिण की ओर जाने वाले रास्ते थे। और जो हमारा मथुरा शहर था, इसके शहर के चारों ओर किले बंदी थी। इसमें अनेक मंदिर थे, और आसपास के किसान तथा पशुपालक शहर में रहने वालों के लिए भोजन जुटाते थे। जो वहाँ पर पशुपालक और खाक संग्रह आदि रहते थे, किसान जो रहा करते थे, वो ये जो लोग हुआ करते थे शहर में, इनके लिए भोजन आदि जुटाया करते थे। और मथुरा में बेहतरीन मूर्ति बनाने का केंद्र था। जो मथुरा था वो बहुत ही अच्छी वहाँ पर मूर्तियाँ बनाई जाती थी। लगभग 2000 साल पहले जो हमारे कुषाण थे, कुषाण की जो दूसरी राजधानी थी वो मथुरा थी। और कुषाण के बारे में हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। मथुरा एक धार्मिक केंद्र भी रहा, क्योंकि यहाँ पर बौद्ध व्यवहार और जैन मंदिर थे। जो मथुरा था वहाँ पर बौद्ध धर्म के जो व्यवहार थे वो थे, और जैन धर्म का मंदिर भी यहाँ पर थे। और यहाँ पर कृष्ण भक्ति भी एक महत्वपूर्ण केंद्र था। जो कृष्ण भक्ति थी वहाँ पर एक महत्वपूर्ण केंद्र था, जो हमारा मथुरा था यहाँ पर। तो आइए आगे चलते हैं।
और मथुरा में जो था वो प्रस्तर खंड तथा मूर्ति और अनेक अभिलेख यहाँ पर मिलते हैं। मूर्तियों पर भी अनेक अभिलेख और प्रस्तर खंडों पर भी आदि अभिलेख मिलते हैं। ये जो अभिलेख होते थे संक्षिप्त अभिलेख हैं, जो स्त्री पुरुष द्वारा मठ या मंदिरों को दिए जाने का दान का उल्लेख करते हैं कि किस व्यक्ति ने कितना दान दिया या किस स्त्री ने। और यहाँ पर शहर के राजा रानी अधिकारी व्यापारी तथा शिल्पकार के इस प्रकार के दान करते थे। जो शहर के राजा रानी अधिकांश व्यापारी तथा शिल्पकार हुआ करते थे, जो कि मठ मंदिर आदि को दान दिया करते थे, वो भी इस तरह का दान किया करते थे। उदाहरण के लिए हम मथुरा के एक अभिलेख में सुनार लोहार बुनकर और टोकरी बुनने वाले, माला बनाने वाले और इत्र बनाने वाले का भी उल्लेख मिलता है। जो मथुरा के जो हमारे अभिलेख हैं उनमें हमें इन सभी का उल्लेख मिलता है। जो सुनार हो गए और हमारे लोहार बुनकर टोकरी बुनने वाले, माला बनाने वाले आदि का उल्लेख मिलता है। तो आइए अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, शिल्प तथा शिल्पकार। ठीक है, जो हमारे पुरास्थल हैं, जो हमारे उपमहाद्वीप में मिले हैं, इन पुरास्थलों में शिल्पों के नमूने भी मिले हैं, शिल्पों के साक्ष्य भी मिले हैं। जो ये शिल्प हुआ करते थे इनमें मिट्टी के बहुत ही पतले और सुंदर बर्तन मिले हैं, जिन्हें हम कहते हैं उत्तरी काले चमक पत्थर, जिन्हें उत्तरी काले चमक पात्र कहा जाता है। क्योंकि ये ज्यादातर हमारे उत्तरी भाग में मिले हैं, जो हमारा उपमहाद्वीप है उसके उत्तरी भाग में मिले हैं। देखिएगा, जो अन्य दूसरे शिल्प के जो अवशेष हैं, जैसे कि विभिन्न ग्रंथों से हमें पता चलता है कि जो कपड़ों का जो उत्पादन था वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण था। और उत्तर में जो वाराणसी हो गया और दक्षिण में मानामुदोरो जो कपड़ा उत्पादन था उसका एक प्रसिद्ध केंद्र थे, जो कि उत्तर में वाराणसी और दक्षिण में मुदोरो, ये दोनों प्रसिद्ध केंद्र थे जो हमारे कपड़ा उत्पादन के थे। और यहाँ पर स्त्री पुरुष दोनों ही मिलकर काम किया करते थे। और अनेक शिल्पकार तथा व्यापारी अपने अपने संघ बनाने लगे थे। जो शिल्पकार और व्यापारी थे अपने संघ अपने बनाने लगे थे, उन्हें श्रेणी कहते थे। और शिल्पकार की श्रेणियों का काम जो हुआ करता था वो परीक्षण देना का हुआ करता था। जो शिल्पकार हुआ करते थे उन्हें परीक्षण देने का काम होता था और कच्चा माल उपलब्ध कराना तथा तैयार माल का विपणन करना था। जबकि व्यापारी जो श्रेणी थी वो व्यापार का संचालन करती। ये श्रेणी बैंक के रूप में काम करती, जहाँ लोग पैसा जमा कर सकते थे। जो कि हमारे शिल्पकार हुआ करते थे, इन्हें पैसा जमा या पैसा लेने की या अपने व्यापार में धन को निवेश करने के लिए या इस धन को निवेश लाभ के लिए किया जाता था। जो हमारे व्यापारी थे वो बैंक का काम किया करते थे। और जो हमारे शिल्पकार, ये जो शिल्पकार की जो श्रेणी हुआ करती थी, ये परीक्षण दिया करती थी, कच्चा माल उपलब्ध कराती थी, तैयार माल का विवरण करना था। और हमारे व्यापारी लोग पैसे व्यापार का संचालन किया करते थे। और जो श्रेणी बैंकों के रूप में काम करती थी, कि जहाँ लोग पैसा जमा रखते थे और इसी धन से जो लोग पैसा जमा करते थे धन का निवेश कर लाभ के लिए जाते थे। और उससे मिले लाभ का कुछ हिस्सा जमा करने वाले को लौटा दिया करते थे। जो उसने जो जमा किया है, जो व्यापारी लोग थे उन्हें दे दिया करते थे। या फिर जो लाभ का हिस्सा था वो फिर मठ आदि धार्मिक धार्मिक जो संस्थाएं थी उन्हें दे दिया जाता था। देखिए, आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि जो उत्तरी काले चमके पात्र, कई इनके बारे में जानते हैं। ये जो NBPW जो हुआ करते थे, ये कठोर चाक निर्मित धातु की तरह दिखने वाले पात्र हुआ करते थे। जो इसे बनाने के लिए कुम्हार मिट्टी के बर्तन को भट्टों पर उस ताप पर रखकर पकाते थे। जो कुम्हार हुआ करते थे वो इस तरह के बर्तन बनाने के लिए मिट्टी की जो भट्टी हुआ करते थे, जो जिसमें बर्तन पकते थे, उसे उच्च ताप पर रखकर बनाते थे। इसके परिणाम स्वरूप इन ये जो बर्तन हुआ करते थे इनकी जो बाहरी सतह थी वो काली हो जाती थी, क्योंकि ये उस ताप में तपते थे। और इन पर एक पतली काली लेप भी लगाया जाता था, एक पतला और काला लेप इन पर लगाया जाता था और इस बर्तन को शीशे जैसी चमक प्रदान कर दी जाती थी।
तो ये हमारे उत्तरी काले चमक पात्र कहलाते थे। तो ये आगे चलते हैं। तो ये हमारे जो बॉक्स में दे रखा है, इसे पढ़ते हैं। सूत कातने और बुनने के नियम, ये हमारे इस बॉक्स में दे रखे हैं। आइए पढ़ते हैं। देखिए, जो सूत बुनने और कातने के जो नियम है, ये नियम अर्थशास्त्र के हैं। जैसे कि हम अर्थशास्त्र के बारे में पिछले चैप्टर 8 में भी पढ़ चुके हैं। तो अर्थशास्त्र का उल्लेख हमारे चैप्टर 8 में भी है। इसमें जो वर्णित है, जो अर्थशास्त्र है, इसमें कि किस प्रकार पर एक विशेष पदाधिकारी की देख रेख में कारखाना में सूत की कताई और बुनाई की जाती थी। जो हमारे पदाधिकारी हुआ करते थे, उनकी देख रेख में कारखाने में सूत आदि की कताई और बुनाई कैसे की जाती थी। वो जैसे ऊन, पेड़ की छाल, कपास, पटुआ तथा सन को तैयार करने के लिए, जो इन आदि को तैयार करने के लिए विधवाओं या सक्षम अक्षम महिला या भिक्षुणियों या वृद्ध वेश्याओं, राजा की अवकाश प्राप्त दासियों, जो राजा से अवकाश प्राप्त हो, मतलब छुट्टी पर हो, ऐसी दासियों या सेविकाओं या अवकाश प्राप्त देवदासियों को लगाया जाता था। जो ये दासी आदि हुआ करती थी, इन काम ये जो काम हुआ करते थे, इन्हें इन्हीं कामों के और गुणवत्ता के अनुसार पारिश्रमिक देने चाहिए। जो हमारा शास्त्र में लिखा है, जिन महिलाओं को बाहर निकालने की अनुमति नहीं थी, नहीं है, जैसे कि वो घर से बाहर नहीं निकल सकती, उन्हें अपने घर से अनुमति नहीं थी कि वो घर से बाहर जाए, वो अपनी दासी को भेजकर कच्चा माल मंगवा सकती थी। और फिर तैयार माल उन्हें भिजवा उनसे के द्वारा ही भिजवा सकती थी। जो ऐसी महिला हुआ करती थी जिन्हें घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं थी। और वो औरत जो कारखाने तक जा सकती थी, वो अपना माल कारखाने तक तड़के से ले जाना पड़ता था। उन्हें सुबह सुबह अपना माल मतलब तड़के ले जाना पड़ता था, जहाँ उन्हें पारिश्रमिक मिलते थे। जो उनका माल लदवाया करते थे या उन्हें दिया करते थे उनका माल। इस समय माल को अच्छी तरह जांचने के लिए रोशनी भी होती थी, और कि माल अच्छा है मेरा नहीं होता था सुबह के टाइम। अगर निरीक्षक उस औरत की तरफ देखता है, वह या धन धन की बातें करता है, तो उसे भी सजा मिलनी चाहिए। जो हमारा शास्त्र में ऐसे लिखा था, जो हमारे चाणक्य कौटिल्य ने लिखी थी। जो हमारे 3 नाम थे, चाणक्य, कौटिल्य और समुद्रगुप्त, जैसे कि हम पिछले चैप्टर में पढ़ कर आए हैं। अगर औरत ने अपना काम पूरा नहीं किया तो उसे जुर्माना देना होगा। इसके लिए उसका अंगूठा भी काटा जा सकता था। जो औरत अगर उससे अपना काम सही तरीके से नहीं करती थी, तो उसे जुर्माना देना पड़ता था। उसके लिए उसका अंगूठा आदि भी काट दिया जाता था। तो आइए अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। सूक्ष्म निरीक्षण, जो कि अरिका मेंडू। आइए पढ़ते हैं अपने इस टॉपिक को। ये जो अरिका मेंडू था, ये हमारे पांडिचेरी में था में और जो ये है, ये लगभग 2200 से लेकर 1900 साल पहले अरिकामुंड एक पतन था। यहाँ से दूर दूर से आए जहाजों को में सामान उतारा जाता था। जो बहुत दूर दूर से जमा वो जहाज आया करते थे, यहाँ पर उनका सामान उतारा उतारा जाता था। और उस ये जो अरिकमुंड है, यहाँ पर ईंट से बने ढांचे भी मिले हैं, जो इस बात का संकेत दे रहे हैं कि यहाँ गोदाम रहा हो, या भू सागरीय क्षेत्र के एरोफोग जैसे पात्र मिले हैं, जिनमें शराब या तेल जैसे तरल पदार्थ को रखा जा सकता है। इनमें दोनों तरफ से पकड़ने के लिए हत्थे लगे थे, और इन्हें इटली के एक शहर के नाम पर एरोटाइन, इटली का जो एक शहर है, एरोटाइन पात्र के नाम से भी जाना जाता है। इन पात्रों को एरोटाइन नाम से जाना जाता है, जो कि एक इटली का शहर है। इसे इसे मोहर लगे सांचे पर गीली चिकनी मिट्टी को दबाकर बनाया जाता था। जो एरोटाइन जो पात्र हुआ करते थे, इन्हें इसमें मोहर लगे सांचे पर या गीली चिकनी मिट्टी को दबाकर बनाया जाता था। जो एरोटाइन हुआ करते थे हमारे, उन्हें इसी तरह से बनाया जाता था। तो आइए आगे चलते हैं। कुछ जो बर्तन मिले हैं, कुछ बर्तन ऐसे मिले हैं जिनका जो डिजाइन है, डिजाइन तो रोम का है। जिनका जो जो डिजाइन है वो रोम का है, किंतु वो यहीं बनाए जाते थे। या या ये ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर रोम द्वारा निर्यात कर कर लाए होंगे, और उसके जैसा यहाँ पर बर्तन बना लिया गया होगा। और यहाँ पर रोम लैंप के शीशे के बर्तन तथा रत्न भी मिले हैं। और यहाँ पर इसके अलावा
कुछ छोटे छोटे कुंड मिले हैं जो ये कपड़े की रंगाई के पात्र रहे होंगे कि उन ये जो कुंड मिले हैं इनमें कपड़ा डालकर आदि आदि चीजों की रंगाई जो थी वो की जाती होगी। यहाँ पर शीशे और अर्ध बहुमूल्य पत्थर से बने मन के भी मिले हैं और मन के बनाने के पर्याप्त साक्ष्य भी यहाँ पर मिले हैं। जो हमारे अर्ध बहुमूल्य पत्थर और मन के बनाने के यहाँ पर बहुत पर्याप्त साक्ष्य मिले हैं। जैसे कि आप ये फोटो देख रहे हैं, पत्थरों की फोटो है। ये अभिलेख मिट्टी के बर्तन पर है। यहाँ पर कुछ लिखा हुआ भी है, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ। जो कि आपको ये दिख रहा है जिसके ऊपर मैं फिरता जा रहा हूँ, ब्लैक जो लाइनिंग करता जा रहा हूँ यहाँ, सॉरी ग्रीन। यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है ये ब्राह्मी लिपि से लिखा गया है। और ये लिपि जो है प्रारंभ में तमिल भाषा की इसी लिपि का प्रयोग किया जाता था। जो तमिल भाषा थी वो प्रारंभ में इसी लिपि से प्रयोग की जाती है। जैसे कि आपको ये लिपि दिख रही है कुछ इसी तरह से लिखा हुआ है। जैसे कि मैं उस लाइन के ऊपर जो वाइट वाइट लिखा है उसके ऊपर लाइनिंग करता आया हूँ, जो कि आपको साफ दिखेगी, देखिएगा। तो जो तमिल भाषा थी उसका तमिल भाषा में शुरू में ब्राह्मी लिपि का ही प्रयोग किया जाता था और इसलिए इन्हें तमिल ब्राह्मी लिपि भी कहा जाता है। तो आइए अपने नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक पर चलते हैं, अन्यत्र। देखिए रोम जो है वो यूरोप का सबसे पुराने शहर में से एक है। जो रोम है वो यूरोप का सबसे पुराने शहर में से एक है। इसका जो विकास था वो लगभग जब तब हुआ जब गंगा के मैदान के शहर बस रहे थे। जो गंगा आदि के जो मैदान के जो शहर समाजित तो बस रहे थे, तो इसका जो विकास था तभी हुआ था। और यहाँ पर रोम एक बहुत बड़े साम्राज्य की राजधानी और यह यूरोप, उत्तरी अफ्रीका तथा पश्चिमी एशिया तक फैला था। ये जो साम्राज्य था वो यूरोप के और उत्तरी अफ्रीका तथा पश्चिमी एशिया तक ये फैला हुआ था साम्राज्य। और इसके सबसे महत्वपूर्ण शासक में से एक अगस्टक थे। जगह बनवाई थी जिस पर बैठकर लोग देख सकते, किसी भी कार्यक्रम या किसी प्रोग्राम को देख सकते हैं। उन्होंने स्नानघर भी बनवाया जहाँ स्त्री तथा पुरुषों के लिए अलग अलग समय निर्धारित था। यहाँ लोग एक दूसरे से मिलते और आराम करते। बड़े बड़े जलवाही सेतु मतलब एक्वाडक्ट के जरिए शहर के स्नानघर, फव्वारे तथा गुसलखानों के लिए पानी लाया जाता था। जो बड़े बड़े जलवायु मतलब जिनसे जल जाया करता था उनमें शहर के फुहारे, स्नानघर आदि के लिए जल जाया करता था। और जो एम्फी थिएटर का निर्माण करवाया गया था जो हमारे अगस्टक थे, उन्होंने जिसके चारों तरफ जो स्त्री पुरुष आदि बैठकर किसी भी कार्यक्रम को देख सकते सीढ़ीनुमा सीट बनवाई थी। और उन्होंने जो फॉर्म था वो ईंटों का शहर था उसे संगमरमर से बनवाया था। तो गाइज यहाँ पर हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। तो हम इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज लगा लेते हैं जिनसे हमें पता चल जाएगा कि हमने अपने चैप्टर को कितना पढ़ा है और हमारा चैप्टर रिवाइज सभी हो जाएगा। तो आइए चलते हैं अपने एमसीक्यूज की तरफ। तो हमारा चैप्टर है खुशहाल गांव और समृद्ध शहर। जो हमारा क्वेश्चन फर्स्ट दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग लगभग कितने वर्ष पूर्व शुरू हुआ। हमें जो ऑप्शन ए दे रखा है वो है 3000 वर्ष पूर्व और ऑप्शन बी जो दे रखा है वो है 3500 वर्ष पूर्व और ऑप्शन सी जो दे रखा है 2500 वर्ष पूर्व। ऑप्शन डी जो दे रखा है 2900 वर्ष पूर्व। जो भारतीय उपमहाद्वीप था उसमें लोहे का जो प्रयोग था वो कितने वर्ष पूर्व हुआ था। तो हमारा जो भारतीय उपमहाद्वीप था उसमें लोहे का जो उपयोग था वो लगभग 3000 वर्ष पूर्व शुरू हुआ था। जो हमारा ऑप्शन ए है वो सही है। तो ये अपने आंसर को थोड़ा सा देख लेते हैं। इस जो उत्तर है हमारा ऑप्शन ए सही उत्तर है। इस भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग लगभग 3000 साल पहले शुरू हुआ। महापाषाण कपों में लोहे के औजार और हथियार बड़ी संख्या में मिले हैं। और हमारा जो मृतक के साथ ये दफना दिए जाते थे कि हथियार आदि की उन लोगों को आस्था थी कि वो मरने के बाद भी जीवन, जिससे ये व्यक्ति जो मृतक हो परलोक में इनका इस्तेमाल कर सके। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो लगभग 2500 वर्ष पूर्व कृषि के विकास की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। निम्नलिखित उपायों में से कौन से उपाय सम्मिलित हैं, मतलब इनमें से कौन से उपाय इनमें सम्मिलित हैं। जो हमारे ऑप्शन ए दे रखा है हल के फाले के लिए लोहे का प्रयोग, बी धान की रोपाई,
सी सिंचाई के उपाय। जो हमें कूट दे रखा है वो कूट ए मतलब केवल एक, जो हमारा हल के फाल के लिए लोहे का प्रयोग, और हमारा जो ऑप्शन बी दे रखा है उपरोक्त सभी, मतलब ये सभी तीन ए बी सी तीनों ही है। जो हमारा सी दे रखा है केवल एक और दो, मतलब कि जो हमारा पहला जो कथन ए जो कथन दे रखा है और दो जो कथन दे रखा है, हाल के फाल के लिए लोहे का प्रयोग, धान की रोपाई। और जो हमारा ऑप्शन डी दे रखा है केवल दो, मतलब कि धान की रोपाई। देखिए जो हमारे हल करते थे उसमें लकड़ी के फाल लगे होंगे, जो अब लोहे का विकास हो गया था तो हल में लोहे के फाल लगा दिए गए थे, जिससे उत्पादन था वो बढ़ने लगा था। और जो धान आदि जो हुआ करते थे अनाज, उन्हें उनका जो उत्पादन था वो इधर उधर बीन कर किए गए पौधों द्वारा होता था, उन्हें संभा कर रखना पड़ता था। अब जो धान थे उन्होंने धान की रोपाई की और अपना ही बीज करने लगे, तो ये भी हमारे कृषि का उत्पादन बढ़ा रहा था। और सिंचाई के उपाय किए गए थे, ये भी हमारी कृषि के उत्पादन बढ़ा रहे थे। जो हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी हमारा, वो सॉरी ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। कि ये जो तीनों कदम थे ये उठाए गए थे कृषि के उत्पादन बढ़ाने के लिए। तो आइए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, अपने आंसर की थोड़ी सी व्याख्या देख लेते हैं। लगभग 2000 वर्ष पूर्व कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए गए, क्योंकि समृद्धि गांवों के बिना राजा तथा अनेक राज्यों का बना रहना मुश्किल था। जी हाँ, जो गांवों को समृद्धि होने के बिना राजा तथा उनके राज्यों में बना रहना मुश्किल था, उन्हें शासन करना मुश्किल था। और कृषि के विकास में लोहे के फाल का प्रयोग और धान की रोपाई कुछ नए तरीके थे जो कारगर साबित हुए। और उसी तरह सिंचाई भी कृषि उपयोगी, जिसमें इसी समय से सिंचाई के लिए नहर, कुएं, तालाब तथा कृत्रिम जलाशय बनाए गए। जो हमारा अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे लाल किसे कहते हैं। ऑप्शन ए में जो दे रखा है बड़े भूस्वामी को, ऑप्शन बी में हलवाई को, और ऑप्शन सी में भूमिहीन मजदूर मतलब दास, ऑप्शन डी प्रधान व्यक्ति। जो हमारा वे लाले है वो किसे कहते हैं। देखिए जो हमारे वे लाले हैं वो बड़े भूस्वामी को कहा जाता है। जो हमारे तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामी हुआ करते थे, बड़े भूमि का जो मालिक हुआ करता था, उसे वेल वाले कहा जाता था। तो आइए अपने आंसर की थोड़ी सी व्याख्या देख लेते हैं। उत्तर जो हमारा ऑप्शन ए सही हमारा, हम ऑप्शन ए जो हमारा वो सही उत्तर है। भारतीय उपमहाद्वीप के दक्षिण तथा उत्तरी हिस्से के अधिकांश गांवों में 2300 वर्ष पूर्व कम से कम 3 तरह के लोग रहते थे। तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामी को बेल्लाले कहते थे। तो जो हमारा बड़े भूस्वामी जो हुआ करते थे उन्हें बेल्लाले कहा जाता था, जो कि 2300 वर्ष पूर्व कम से कम 3 तरह के लोग रहा करते थे हमारे उपमहाद्वीप के दक्षिण तथा उत्तरी हिस्से के अधिकांश गांवों में। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 4, उड़वाण किसे कहते हैं। जो हमारा ऑप्शन ए दे रखा है बड़े भूस्वामी को, ऑप्शन बी जो दे रखा है हलवाहे को, और जो हमारा ऑप्शन सी दे रखा है भूमिहीन मजदूर मतलब दास को, ऑप्शन डी जो दे रखा है हमारा प्रधान व्यक्ति को। जो उड़वाड़ होता था वो हलवाहे को कहा जाता था। तो जो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। देखिए कि भारतीय उपमहाद्वीप के दक्षिण हिस्से में अधिकांश गाँव 200 1300 फुट कम से कम 3 लोग रहा करते, जिसमें तमिल क्षेत्र में साधारण हलवाहे को उड़वाण कहा जाता था, उड़वार कहा जाता था। तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, ग्राम भोजक किसे कहते हैं। बड़े भूस्वामी को, बी हलवाहे को, भूमिहीन मजदूर को, डी प्रधान व्यक्ति को। जो ग्राम भोजक कहा करते थे एक बड़े जो बड़ा भूस्वामी होता था, उसे ग्राम भोजक को प्रधान व्यक्ति को कहते थे, जो कि राजा द्वारा उसे वो कर आदि वसूलने का दायित्व सौंपा जाता था, कि कर आदि जो प्रधान व्यक्ति है ग्राम भोजक है वही वसूलेगा, क्योंकि उसका जो प्रभाव था वो बहुत ज्यादा प्रभावशील हुआ करता था वो व्यक्ति। तो जो हमारा आंसर होगा वो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। तो आइए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। जो उत्तर होगा हमारा ऑप्शन डी होगा। देश के उत्तरी हिस्से में गांव का प्रधान व्यक्ति ग्राम भोजक कहलाता। अक्सर एक ही परिवार के लोग इस पीढ़ियों तक कई तक बने रहते हैं, मतलब कि ये जो पद था यह अनुवंशिक था, और ग्राम भोजक के पद पर आमतौर पर गांव का सबसे बड़ा भूस्वामी होता था। और प्रभावशील होने के कारण प्राय राजा कर वसूल का काम इन्हें सौंपते। ये न्यायाधीश या कभी कभी पुलिस का काम भी
करते थे, जो हमारे वो ग्राम भोजक होते थे या प्रधान व्यक्ति होते थे। तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, केडी केडेशियार या अदमाई किसे कहते हैं? जो हमारा ऑप्शन ए दे रखा है बड़े भूस्वामी को, ऑप्शन डी हलवाहे को, सी भूमिहीन मजदूर या दास को, डी प्रधान व्यक्ति को। तो ये जो कोड कैडोशियार या अदमाई जो कहते थे, तो हमारे भूमिहीन मजदूर या दास को कहा जाता था, जिसके पास मजदूरी वो भूमि नहीं हुआ करती थी और भूमिहीन मजदूर हुआ करता था, उसे हम कैडिशियार या अदमाई कहते थे। तो जो उत्तर है हमारा ऑप्शन सी सही उत्तर है। भारतीय उपमहाद्वीप दक्षिण तथा उत्तरी हिस्से के अधिकांश गांव 2300 वर्ष से कम 3 तरह के लोग रहते थे, जिसमें तमिल क्षेत्र में भूमि मजदूर दास को केडिशिया या अदमाई कहते थे। तो हमारा जो क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वो क्वेश्चन नंबर 7 होगा, गृहपति किसे कहते थे? जो हमारा ऑप्शन ए दे रखा है स्वतंत्र किसान को, बी छोटे किसान को, सी हलवाही को, डी कुम्हार को। हमारे गृहपति था वो गृहपति किसे कहते थे? तो हमारे गृहपति को स्वतंत्र किसान कहते हैं, मतलब स्वतंत्र किसान को ही गृहपति कहते थे। तो हमारा ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। तो अपने आंसर की थोड़ी सी व्याख्या देख लेते हैं। ग्राम भोजक के अलावा अन्य स्वतंत्र किसान भी होते थे, जिन्हें गृहपति कहते थे। इनमें छोटे 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 किसान थे और इसके अतिरिक्त गांव में भूमिहीन व्यक्तियों में दास और कर्मकार होते थे। यह दूसरों की जमीन पर काम कर अपनी आजीविका चलाते थे। अधिकांश गांवों में लोहार, कुम्हार, बढ़ई तथा बुनकर जैसे शिल्पकार भी होते थे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 8, संगम साहित्य निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? जो हमारा संगम साहित्य वो किससे संबंधित है? जो ऑप्शन ए दे रखा है संस्कृत, बी तमिल, सी कन्नड़, डी तेलुगु। ये जो हमारा संगम साहित्य है वो हमारा तमिल से संबंधित है। तो जो हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। जो हमारा तमिल की प्राचीनतम रचनाओं को संगम साहित्य कहते हैं और इनकी रचना लगभग 2300 वर्ष पूर्व की गई थी। इन्हें संगम इसलिए कहा जाता है क्योंकि मुदेरों के यहाँ पर कवि आएगा, कमी नहीं, यहाँ पर कवियों आए, कवियों के सम्मेलन में इनका संकलन किया जाता था। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, भरूच बंदरगाह से होने वाले आयात निर्यात के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो हमारा कथन एक दे रखा है, यह शराब, तांबा, शीशा, मूंग, फुलराज, कपड़े, सोने चांदी के सिक्के तथा हाथी दांत का आयात होता था। जो हमारा दूसरा कथन है, हिमालय की जड़ी बूटी, कर्णशील और सूती कपड़े, रेशम तथा इत्र यहाँ से निर्यात किए जाते थे। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो जो हमारा ऑप्शन ए दे रखा है केवल एक कथन, मतलब यहाँ शराब, तांबा, शीशा, मूंग, पुखुर राज, कपड़े, सोने चांदी के सिक्के तथा हाथी दांत का आयात होता। और हमारे जो ऑप्शन भी दे रखे हैं, केवल कथन दो, ऑप्शन सी मतलब दोनों कथन, ऑप्शन डी इनमें से मतलब दोनों में से कौन सही कथन सही नहीं है। ठीक है, जो हमारा ऑप्शन है वो सॉरी आंसर है वो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है कि दोनों ही चीजों का जो था आयात और जो हमारे शराब, तांबा, शीशा, मूंग, पुखराज, कपड़े, सोने चांदी के सिक्के तथा आदि धातु का आयात हुआ करता था और हिमालय की जड़ी बूटियां, सूती कपड़े, रेशम तथा इत्र यहाँ से निर्यात किया जाता था। तो हमारा जो आंसर होगा ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कुषाणों की राजधानी कौन रही है? जो हमारा ऑप्शन ए दे रखा है पाटलिपुत्र, ऑप्शन बी मथुरा और हमारा ऑप्शन सी दे रखा है अमरावती, डी कांधार। ये जो हमारी कुषाणों की जो राजधानी रही थी वो मथुरा हमारी कुषाणों की राजधानी रही थी, जो कि हमारे 2000 वर्ष पूर्व रही थी। जो हमारे मथुरा थी वो कुषाणों की राजधानी रही थी, जो कि 2000 वर्ष पूर्व कुषाणों की राजधानी रही थी। आइए अपने आंसर की थोड़ी सी व्याख्या देख लेते हैं। लगभग 2000 वर्ष पूर्व मथुरा कुषाणों की राजधानी बनी। मथुरा एक धार्मिक केंद्र भी रहा। यहाँ बौद्ध विहार और जैन मंदिर ये भी थे। यहाँ पर बौद्ध के विहार और जैन मंदिर थे। कृष्ण भक्ति का महत्वपूर्ण केंद्र था जो हमारा मथुरा था।
और यहाँ पर ये लगभग 2000 वर्ष पूर्व कुषाणों की मथुरा जो था कुषाणों की दूसरी राजधानी बनी थी। देखिए जो वीडियो यहाँ पर हमारा जो लेक्चर है वो खत्म होता है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आपको मजा आया होगा कि आपने बेसिक पढ़ा एनसीईआरटी का। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करें और साथ ही अपने फ्रेंड को शेयर भी करें जिससे उनका भी भला हो और भी एनसीईआरटी का बेसिक पढ़ सके। तो गाइज मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।